नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शो खास हमारी महिला व्यूअर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप चाहे हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग फीमेल, आप इस शो का हिस्सा बन सकती हैं और एक्सपर्ट से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। सवाल पूछने के लिए आपको SMS या ईमेल करना होगा। तरीका नोट करें, SHE हमारा कोड लिखकर आपको अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा मेल भी कर सकती हैं SHE@ZNetwork.com पर। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटी से। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए हर्षवर्धन, आज के सवाल हम यहाँ पर शामिल करेंगे, पर उससे पहले नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास। आज 15 अगस्त के मौके पर हम बनाएंगे आपका आइडियल पोर्टफोलियो। साथ ही टैक्स डिडक्शन से जुड़ा हुआ भी एक सवाल रहेगा। 80 CCD के अंदर क्या डिडक्शंस आपको मिलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आज के समय में गोल्ड फंड्स में निवेश कितना सुरक्षित है। तो चलिए हर्षवर्धन, शुरुआत करते हैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले की। और पहला कॉलर जो है फोन लाइन पर है, बात करते हैं उनसे। पवित्रा जी बेंगलोर से जुड़ रही हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। उन्होंने सवाल ईमेल के जरिए भेजा था, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। वैसे ईमेल में जो उन्होंने सवाल भेजा था वो ये है कि उनकी उम्र है 33। साथ ही उन्होंने लिखा है कि उनकी सालाना आय 12 लाख है। वो ये कहती हैं कि मेरे पास फिलहाल एक सरप्लस है 10 लाख का, जो उन्हें एक साथ यानी मिला है, और इसको वो एज अ लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हैं। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने हर्षवर्धन यहाँ लिखी है कि 1 साल के बाद शायद प्लॉट लेने के लिए उनको कुछ रकम की जरूरत होगी। ऐसे में किसी भी लॉक इन वाले प्रोडक्ट में वो निवेश नहीं करना चाहती, क्योंकि साल भर बाद उनको ये रकम निकालनी होगी। ऐसे में इनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आपकी नजर में पवित्रा को क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए? पल्लवी, अगर हम देखें कि जो 15 जुलाई के बाद जो RBI ने जो मेजर्स लिए थे जो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को कंट्रोल करने के लिए, इसकी वजह से हमने देखा है कि जो ब्याज दरें हैं वो काफ़ी एक अट्रैक्टिव लेवल पे आ गई हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अगर इनका 1 ईयर का जो टाइम होराइजन है, ये 1 ईयर तक इन्हें निवेश करना है, मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि ये म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स हैं, FMPs जो हैं, ये उसकी तरफ रुख कर सकती हैं, क्योंकि इनके जो स्पेशली अप टू 1 ईयर के जो यील्ड्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ये 1 ईयर से थोड़ा ज़्यादा का टेन्योर लें, विच इज़ एग्जैक्टली 365 डेज का नहीं लेके थोड़ा ज़्यादा टेन्योर लें, तो इन्हें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स की वजह से इन्हें टैक्स का जो लायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा। इन्हें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि ये जो FMP सिलेक्ट करती हैं उनमें ये थोड़ी सी रिसर्च करें और ये पूछें फंड हाउसेस से कि उनमें जो इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली कौन से पेपर्स में होने वाला है, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक माहौल है उसमें काफ़ी कॉर्पोरेट्स के जो हमने देखा है डेट बहुत ज़्यादा है, सर्विसिंग उनके इशू हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी FMP में निवेश करें उनका जो पोर्टफोलियो बने वो बैंक के CD से बने या तो AA रेटेड CP से बने। अगर एनीथिंग लेस देन दिस, इनका पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की हो सकता है। जहाँ तक लॉक इन की बात की है, अगर इन्हें चाहिए कि 1 साल के पहले भी इन्हें पैसे मिलने की ऑप्शंस होनी चाहिए, तो FMPs हालांकि लिस्टेड रहेंगी स्टॉक एक्सचेंज में, लिक्विडिटी इतनी नहीं रहती है। तो अगर ये 1 साल तक रुकने के एक साल से पहले भी अगर इन्हें पैसों की अगर ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये फिक्स डिपॉजिट का कोई भी बैंक की फिक्स डिपॉजिट की तरफ रुख करें, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी जब हम FMP से कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा होती है। और टैक्स बेनिफिट्स और जो बेनिफिट्स हैं, अगर लॉन्ग टर्म के हम देखें 1 ईयर एंड अबव, तब FMP एक बेटर प्रोडक्ट होगा। साथ ही हर्षवर्धन, इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल्स के बारे में भी अगर आप बता सकें, क्योंकि यहाँ पर टेन्योर, क्योंकि जैसे पवित्रा ने अपनी कंडीशन बताई है कि इन्हें 1 ईयर तक ही निवेश करना है। अगर मान लीजिए कि ये किसी ऐसे FMP में निवेश करती हैं जिसका टेन्योर ज्यादा हो, ऐसे में प्री मैच्योर विड्रॉल्स में किस तरह के चार्जेस लगते हैं? पल्लवी, पॉइंट ये है कि अगर आप FMPs लेते हैं, ये क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं और इनके जो पेपर्स जो ये जिसमें निवेश करते हैं वो भी एक मैच्योरिटी से मैच करते हैं। जैसे मैंने कहा कि FMPs लिस्टेड होंगे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो एक बार इशू हो जाते हैं और यूनिट्स आपको अलॉट हो जाते हैं, ये आप लिक्विडिटी जो भी है स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही है। लेकिन वहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी डिस्काउंट में बिकते हैं, और दूसरी बात है इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती भी नहीं है जो आप ईजिली लिक्विडेट कर सकें। अगर इनका उद्देश्य है कि 1 साल के बाद इन्हें पैसों की ज़रूरत है, तब ये 1 साल की FMP कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इन्हें ऐसे अगर फीलिंग है कि इन्हें शायद 3 महीने बाद भी इनका प्लॉट फाइनल हो सकता है,
तो ये एफएमपी की तरफ रुख ना करें, ये फिक्स डिपॉजिट, बैंक की फिक्स डिपॉजिट ले लें, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा बेटर होती है। वो आपको सिंपली बैंक के पास वापस जाना है और उन्हें कहना है कि मुझे एफडी प्री मैच्योरली रिडीम करनी है, तो जो भी बैंक की पेनल्टी होगी वो 1% या जो भी लग के आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। तो अगर लिक्विडिटी प्राइम कंसर्न है और आप 1 साल का भी टाइम होराइजन क्लियर नहीं है, तब बैंक एफडीज, और अगर 1 साल रुक सकते हैं तो एफएमपीज। जी, तो यानी पवित्रा, आपको हर्षवर्धन ने 2 सजेशंस दिए हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आप देख सकती हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना समय है निवेश के लिए। लिक्विडिटी आपकी प्रायोरिटी है तो आप देखिए कि आप एफडी में निवेश करना चाहेंगी या फिर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक फोन लाइन पर कॉलर है प्रियंका जोपत से बात करते हैं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन मैम। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं टाइम होराइजन इज अराउंड 20 इयर्स ओके, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन लास्ट 1 मंथ। में बैंक्स में भी कई काफी प्रोग्राम्स भी वॉच किया, बट मेरी कंफ्यूजन बड़ी है क्योंकि कोई अगर एक फंड कहते हैं तो दूसरा फंड कहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप मुझे एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बताएं सो दैट मैं 20 साल के बाद 55 to 60 लाख आई हैव कैश इन हैंड। ओके। एंड आपने कौन से फंड्स खुद शॉर्टलिस्ट किए हैं? आपने जैसे बताया फॉलो भी करती हैं शो को, जी बिजनेस भी आप देखती हैं, कौन से ऐसे फंड्स हैं जो आपने खुद से सोचे हैं कि ये फंड्स अच्छे हो सकते हैं, उस पर आप एक्सपर्ट की राय ले सकती हैं? मैम आई वुड प्रेफर कि अगर मुझे एक्सपर्ट की शेयर्स बता दे, म्यूचुअल फंड बता दे जो परफेक्ट रहेगा मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मेरा एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन है मैम, अगर इन फ्यूचर मैं उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहूँ तो वो किन किन म्यूचुअल फंड्स में मैं बढ़ाऊँ? चलिए प्रियंका, काफी आपने समय सोच के रखा है, 20 साल लंबा नजरिया है। हर्षवर्धन, काफी अच्छा टाइम रहेगा, 20 साल की तरफ से प्लान कर रही हैं। फिलहाल प्रियंका की उम्र जो है वो 30 साल है, 20 इयर्स लेकर चल रही हैं और इनके इन्वेस्टमेंट्स जैसे इन्होंने बताया अभी फिलहाल कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी और अपने रिटायरमेंट को लेकर ये प्लान करना चाहती हैं। किस तरह से आगे बढ़े, कुछ इन्हें इक्विटी और कुछ डेट की तरफ भी एक्सपोजर लेने को आप सजेस्ट करेंगे? वेल प्रियंका जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो 20 साल बाद की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी प्लानिंग आप आज से करना चाह रही हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप कम अमाउंट साइड रख के जो इन्वेस्ट करके आप अपना टारगेट फुलफिल कर सकते हैं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट की 2 तरीके बता दूं। एक जो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट है वो है कि आप जो आपके गोल्स हैं उन्हें एक डिफरेंट कैटेगरीज में लगाइए, एक अलग अलग बास्केट बनाइए। आपका रिटायरमेंट अगर है तो उसका एक अलग बास्केट बनाइए, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज है तो उसका अलग एक बास्केट बनाएं। फिर सेकंड स्टेप ये है कि आप एक एस्टिमेट करें कि रिटायरमेंट के लिए आपको लगभग 20 साल बाद आपकी जो करंट लाइफस्टाइल है उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। उसी प्रकार आप अपनी चाइल्ड एजुकेशन मैरिज के लिए भी बनाएं। और फिर तीसरा स्टेप है कि आप फिर डिसाइड करें कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट्स, कौन से प्रोडक्ट्स में निवेश करना है। उसके जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हैं उसके बेसिस पे आप एक अनुमान लगाएं कि आपको हर साल आज से कितना निवेश करना है। ये एक तरीका है। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप जैसे टाइम बीतता है, आपके अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है आपके टारगेट में तो आप उसे ट्रैक करके उसे फुलफिल कर सकते हैं। नेवरदलेस एक दूसरा तरीका है कि आप एक कॉमन पूल बना लें, कि आप एक कॉमन कॉर्पस बन रहा है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती रहती है आप उसी कॉमन पूल में से पैसे निकालते हैं। तो फिलहाल जो आप 5,000 रुपये आप 20 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं फॉर रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन एजुकेशन पर्पसेस, आप उसे इन 2 फंड्स में निवेश करें। जो मैं 100% इक्विटी फंड की ही आपको सजेशन दे रहा हूँ। एक है यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड, उसमें आप 2,500 रुपये करें, और दूसरा है इंडेक्स फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, बीएसई सेंसेक्स प्लान। इन दोनों में आप 2,500 रुपये निवेश करना शुरू करें। इंडेक्स फंड आप अगले 20 साल तक रख सकते हैं, इन्हें आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जहां तक यूटीआई डिविडेंड यील्ड का फंड का सवाल है वो आप 2 साल बाद एक बार देखिए, क्योंकि एक एक्टिवली मैनेज फंड है। इसे आप 2 साल बाद ट्रैक करिए। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है और जो उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और मैंडेट है वो अगर सही चल रहा है तो आप उसमें बने रहिएगा। आपके एसेट एलोकेशन की बात करें, आप जैसे मैंने कहा कि एक गोल्स जब आप पूरा डिफाइन कर लेंगी, आप उसी प्रकार एक अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग गोल्स के लिए आप अलग एसेट्स फंड्स हैं जो हर्षवर्धन की तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड है, आप इनकी तरफ रुख कर सकती हैं। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, इससे पहले कि हम कुछ और सवाल शामिल करें, एक बार व्यूअर्स को याद दिला दें किस तरह से शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। SHE हमारा कोड लिखकर आपको 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा ईमेल भी कर सकती हैं SHE@ZeeNetwork.com पर। याद रहे कि जब आप ईमेल सवाल भेजें तो अपना फोन नंबर लिखना नहीं भूलें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके और अगले हफ्ते के शो में आपका सवाल शामिल कर सकें। चलिए फिलहाल फोन लाइन पर एक कॉलर हैं, बात करते हैं उनसे। माधुरी जी ने ईमेल के जरिए भी सवाल भेजा था और लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या सवाल रहेगा एक्सपर्ट से। हाँ माधुरी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट सुन पा रहे हैं। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करती हूँ, तो मुझे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में पूछने का था। जो कि सेक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD के अंडर ना एनुअल बेसिक सैलरी का 10% का डिडक्शन मिलता है। तो हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है, तो मैं खुद कंट्रीब्यूट करके डिडक्शन ले सकती हूँ क्या, ये पूछने का था। आप बता सकते हैं आप कहाँ पर नौकरी कर रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर प्राइवेट नौकरी कर रही हैं? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में। जी चलिए आप। और उसके साथ मुझे मेरे पास टर्म पॉलिसी भी है 50 लाख की। जी। और मेरे पास मैंने भी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मुझे ऐसे पॉलिसी की जरूरत है जिसमें लाइफ कवर भी हो और एक 7% तक रिटर्न्स भी मिल सके। जी माधुरी, आपने ईमेल से भी सवाल शेयर किया था, हर्षवर्धन ने भी आपका सवाल देखा है। हर्षवर्धन, ओवरऑल इनका एक फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर नजरिया आपसे लेना चाह रही हैं। टर्म प्लान पर भी ये राय लेना चाहती हैं। 50 लाख का टर्म प्लान इन्होंने लिया हुआ है, इनकी 5.5 लाख सालाना आय है। पर उससे पहले NPS के बारे में आप क्या इनको सलाह देंगे? NPS में निवेश करना चाहती हैं, क्या खुद भी कर सकती हैं और कितना उसमें निवेश करना पड़ेगा? माधुरी जी, आपने अगर आप NPS में निवेश करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉयर के थ्रू ही करें। आप खुद से भी NPS अकाउंट खोल सकती हैं। सिर्फ मुझे आपको एक चीज़ बताना है, क्योंकि आपने टैक्स बेनिफिट लेने के हिसाब से आपने बात की है कि आपको NPS में निवेश करना है। मैं आपको बता दूं, NPS जो 80 CCD के अंडर में आता है, ये और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स आप 80C के अंडर में करती हैं, जो है PPF, आपके लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हुए या NSCs हुई, ये सारे क्लब करके 1 लाख रुपीस का लिमिट है। तो अगर आपका 1 लाख का लिमिट बाकी चीज़ों से फुलफिल हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो आप NPS में अगर निवेश करती भी हैं तो आपको 80 CCD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए NPS एक प्रोडक्ट के तौर पर चूज करना चाहती हैं, वो एक अलग बात है। तो आपको अगर NPS का अकाउंट खोलना है, आप जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं NPS के, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक उदाहरण के तौर पे एक ब्रांच जिसमें आप जाके NPS का रजिस्ट्रेशन करिए कि आपको NPS अकाउंट खोलना है। आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलेगा, उसके बाद आप उसमें निवेश करना शुरू कर सकते हैं। जो मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज़ पर मंथ। अब इसके अलावा आपने पूछा था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप करना चाहती हैं, क्योंकि आपके पास टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी है। मैं आपको बता दूं, टर्म इंश्योरेंस आपका जो है वो सफिशिएंट है। जो अगर हम आपकी लाइफ आपकी जो इनकम देखें विच इज़ 5.5 लाख, उसके हिसाब से 10 टाइम्स ले रहे हैं तब ठीक है। आप अगर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी इस तरफ रुख कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान रखिए कि जो भी ट्रेडिशनल या यूनिट लिंक यूलिप पॉलिसीज होती हैं, उनमें रिटर्न्स जो अगर आपको एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से मिल सकता है, उससे थोड़ा कम होता है। अगर आपको फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेनी है, आप LIC की जीवन सरल कंसिडर कर सकते हैं। इस पॉलिसी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आपको 3 साल बाद अगर विड्रॉ करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। दूसरी बात है, जो लाइफ कवर है वो है 250 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम। तो जो भी आप महीने का प्रीमियम डिसाइड करते हैं, उसका 250 गुना आपका लाइफ कवर होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। और अगर फिर भी आपको निवेश करना है तो LIC की जीवन सरल एक अच्छी पॉलिसी है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर ट्रेडिशनल पॉलिसीज ऑफ एनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जी, तो उम्मीद है माधुरी जी आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। इंश्योरेंस से भी जुड़ा हुआ आपका सवाल था, साथ ही डेट, इक्विटी, सभी से मिला जुला फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर राय लेना चाहती थी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन सोने में निवेश कितना सुरक्षित, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स पर वुमेन शो का आखिरी सेगमेंट है। यहाँ पर कुछ सवाल ईमेल के जरिए शामिल करेंगे। सवाल भेजा है कविता शरद ने, पुणे से लिखती हैं कि पिछले 15 महीनों से ये गोल्ड फंड में निवेश कर रही थी। फंड का नाम है रिलायंस रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड, और अब इन्होंने मार्च में, इनको कुछ न्यूज भी इन्होंने सुनी, साथ ही मार्च में इन्होंने SIP रोक रखी है लेकिन रिडीम नहीं किया है। हर्षवर्धन, प्रेजेंट सिनेरियो जो है गोल्ड को देख के जैसा लगता है, एक पहले बहुत ही मजबूत एसेट माना जाता था, एसेट एलोकेशन में गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल था रिटर्न्स के मामले में, लेकिन फिलहाल कुछ समय से देखा जा रहा है कि नेगेटिव रिटर्न्स इसमें मिल रहे हैं। इसलिए कविता को आपसे पूछना है कि फिलहाल क्या इसमें मुझे SIP दोबारा शुरू करनी चाहिए या फिलहाल रुकना चाहिए, रिडीम करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? वेल पल्लवी, हमने हमेशा मेंटेन किया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस एंड द रिटर्न्स ऑफ एनी एसेट, आप एक एसेट एलोकेशन प्लान बना के रखिए और उसी प्रकार अपना आगे निवेश करते रहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि जो गोल्ड है वो आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। आप ये एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, आपको 10% एलोकेशन आप अपना गोल्ड में रख सकते हैं। और ये जो 10% की हम बात कर रहे हैं, ये ज्वेलरी और आपने जो बाकी ज्वेलरी होती है उसके अलावा हम 10% की बात कर रहे हैं। सो 10% ऑफ इन्वेस्टेबल सरप्लस कैन बी इन्वेस्टेड इनटू गोल्ड। अब जहाँ तक इनकी बात है कि इन्होंने जो रिलायंस रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड में निवेश किया है, ये डेफिनेटली SIP शुरू वापस कर सकती हैं। सिर्फ ध्यान रहे कि रिलायंस ने फ्रेश एप्लीकेशंस गोल्ड फंड में लेना बंद कर दिया है और आप सिर्फ जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो आप रिडीम कर सकती हैं या उसमें बने रह सकते हैं। तो अगर ये वापस शुरू करना चाहती हैं, इनका एक सवाल ये भी था कि शायद इन्हें कोई पेनल्टी या फाइन लगेगा क्या, तो जी नहीं, आप बिल्कुल भी, आपको कोई भी फाइन नहीं लगेगा। आप ये वापस निवेश करना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आप रिलायंस में नहीं कर पाएंगी, आप दूसरे फंड हाउस की तरफ रुख कर सकते हैं। SBI गोल्ड फंड एक अच्छा फंड है जिसमें आप शुरू कर सकते हैं। मेरी सलाह आपको ये भी रहेगी कि जो आपने निवेश रिलायंस गोल्ड फंड में कर रखा है वो उसी में बने रहें, उसमें से निकाल के आपको SBI या कोई दूसरे फंड में कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या लॉस जो भी आपके फंड में हो रहा है वो आपको भरना होगा। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो रिलायंस में है वो उसी में रहने दें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है वो SBI गोल्ड फंड में शुरू कर सकते हैं और एसेट एलोकेशन के रूप में 10%, कोई भी प्राइस रेंज होगा, आप 10% गोल्ड में बने रहिए। SIP के रूट से जब आप करते हैं आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी होता रहता है। तो इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो बना के आप आगे चलते रहें। चलिए कविता जी, उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिला होगा। रिडीम इस वक्त ना करें, नुकसान ही होगा, आपको ज्यादा कुछ आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। और साथ ही हर्षवर्धन ने जैसा कहा, अगर आप गोल्ड फंड्स में करना ही चाहती हैं, किसी और AMC के फंड की तरफ रुख कर सकती हैं। हर्षवर्धन, आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पल्लवी। तो चलिए आज के शो में बस इतने ही सवाल ले पाएंगे। जाते जाते एक बार व्यूअर्स को फिर बता दें कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। अपने सवाल भेजने के लिए SMS करना होगा, SHE हमारा कोड लिखकर अपने नाम के साथ आपको 57575 पर भेजना होगा। चाहे तो ईमेल भी कर सकती है SHE@zenetwork.com पर। याद रहे कि जब आप ईमेल करें तो अपना फोन नंबर लिखना नहीं भूलें, ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क करे और अगले शो में आपका सवाल हम शामिल कर सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।